हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकित लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में लाप्लास की निहारका परिकल्पना, यानी कि एक प्रसिद्ध विद्वान भूगोलवेत्ता हैं दोस्तों, जिनका नाम है लाप्लास। लाप्लास जी ने निहारका परिकल्पना अपनी प्रस्तुत की थी। इससे पहले मैंने दोस्तों इमैनुअल कांट की वायब्रास परिकल्पना बता दी है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, वो वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को लाप्लास की निहारका परिकल्पना, यानी कि लाप्लास की ने अपनी निहारका परिकल्पना में क्या क्या बताया दोस्तों। तो लाप्लास जी एक जो कैसे विद्वान थे दोस्तों, तो लाप्लास जी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, यानी कि जो लाप्लास जी थे ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जिन्होंने यह परिकल्पना कब दी थी दोस्तों, तो यह परिकल्पना दी थी दोस्तों सन 1796, यानी कि लाप्लास जी ने अपनी यह परिकल्पना कब दी थी दोस्तों, तो सन 1796 में दी थी। जो एक कैसे विद्वान थे, जो दोस्तों एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने दोस्तों इस परिकल्पना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया, तो दोस्तों इन्होंने अपनी इस परिकल्पना का वर्णन पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, यानी कि इन्होंने लाप्लास ने अपनी निहारका परिकल्पना का वर्णन दोस्तों अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। यानी कि इस नियम के अंतर्गत उन्होंने क्या किया दोस्तों, तो इस नियम के अंतर्गत उन्होंने इमैनुअल कांट की परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, यानी कि इमैनुअल कांट की परिकल्पना में कुछ त्रुटियां रह गई थी दोस्तों। उन्हीं त्रुटियों का संशोधन लाप्लास जी ने अपनी निहारका परिकल्पना में किया है दोस्तों। जो परिकल्पना इस प्रकार है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यह परिकल्पना इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें परिकल्पना है कि अतीत काल में, यानी कि लाप्लास जी ने बताया कि अतीत काल में ब्रह्मांड में बहुत सारे गतिशील एवं तप्त पिंड थे। यानी कि लाप्लास जी ने बताया कि अतीत काल में, यानी कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त पिंड था, यानी कि एक गतिशील एवं तप्त पिंड था, जिसका नाम दोस्तों क्या था, जिसका नाम निहारका था। यानी कि उस तप्त पिंड का नाम दोस्तों क्या था, तो उस तप्त की पिंड का नाम था दोस्तों निहारका। यानी कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त पिंड था, जिसका नाम दोस्तों क्या था, निहारका था। अब निहारका था दोस्तों, तो निहारका में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि निहारका में गति होती है, ताप होता है दोस्तों। तो निहारका में गति के कारण, यानी कि जो निहारका नेबुला होता है दोस्तों, उसमें गति के कारण, उसमें जैसे गति होने लगी तो गति में एनर्जी खर्च होता है, यानी कि जब कोई भी हम कार्य करेंगे तो उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ह्रास होगा। तो दोस्तों इसी गति के कारण, यानी कि निहारका में गति के कारण विकिरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा दोस्तों, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह विधि कौन सा विधि है दोस्तों, विकिरण विधि। तो यानी कि विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का ह्रास हो, यानी कि जब निहारका ने गति किया दोस्तों तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की ह्रास हुई होगी, तो वही दोस्तों विकिरण विधि द्वारा उसमें ऊर्जा की ह्रास हुई, जिससे दोस्तों उस निहारका का जो बाह्य भाग था, यानी कि जो उस निहारका का बाह्य भाग था दोस्तों, वो कैसा हो गया दोस्तों, तो वो शीतल हो गया, यानी कि ठंडा हो गया, जिससे दोस्तों उसका जो बाह्य भाग था वो शीतल हो गया। इस कारण से उस निहारका में क्या होने लगा दोस्तों, संकुचन, यानी कि वो संकुचित होने लगा, अर्थात छोटा होने लगा दोस्तों। जो निहारका था बड़ा था, अब वो कैसा होने लगा दोस्तों, तो वो संकुचित होने लगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि निहारका के आयतन व आकार में ह्रास होने, यानी कि जब संकुचित हुआ दोस्तों तो उसके आकार व आयतन में क्या हुआ, ह्रास हुआ, यानी कि वो छोटा होने लगा। तो वही कह रहे हैं कि निहारका के आयतन व आकार में ह्रास होने के कारण, यानी कि हानि होने के कारण उसकी गति में, यानी कि जब कोई पॉइंट जितनी ही छोटी होती है दोस्तों, वो उतनी ही ज़्यादा तीव्र गति से गति करने लगती है, यानी कि निरंतर वो वृद्धि अपनी गति में करने लगती है। तो वहीं दोस्तों हुआ कि जो निहारका था वो काफ़ी छोटा होगा, तो इसमें इस कारण से उसकी गति में क्या हुई, निरंतर वृद्धि हुई हाई मोशन के कारण, यानी कि अपनी जो गति थी उसकी वो तीव्रता के कारण, यानी कि गति तीव्रता के कारण उस पर एक फोर्स, यानी कि उस पर एक बल कार्य लगा दोस्तों, बल कार्य करने लगा। उस बल का नाम क्या था, तो उस बल का नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि केंद्रापसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारित बल। तो दोस्तों उस निहारका पर अब क्या लगने लगा, तो दोस्तों उस निहारका पर एक बल कार्य करने लगा, जिस बल का नाम दोस्तों क्या है, केंद्रापसारित बल, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल ही दोस्तों केंद्रापसारित बल होता है। तो दोस्तों उस निहारका पर एक बल भी कार्य करने लगा। अब कैसे कार्य करने लगा दोस्तों, क्योंकि उसके आयतन व आकार में क्या हुआ था, ह्रास हुआ था। इसी ह्रास के कारण उस पर एक उसकी गति में
तीव्रता हुई, जिस कारण से उस पर एक बल कार्य करने लगा। दोस्तों इसी बल के कारण उस निहारिका के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि उस निहारिका, जो निहारिका थी दोस्तों, उस निहारिका के मध्यवर्ती यानी कि इस वाले पॉइंट पे, यानी मध्यवर्ती भाग जो उसका था, तो वह मध्यवर्ती भाग कैसा होने लगा दोस्तों, भारहीन होने लगा। यानी कि जो इस निहारिका से बड़ी ही मतलब अच्छे के साथ बंधा हुआ था दोस्तों, अब वो कैसे होने लगा दोस्तों, तो वो अब भारहीन होने लगा, यानी कि उसमें भार विहीन होने लगा दोस्तों। जिससे उसके मध्यवर्ती भाग में क्या आने लगा दोस्तों, जिससे उसके मध्यवर्ती भाग में उभार आने लगा। यानी कि जब ये मिडिल वाला पॉइंट उसका भारहीन हो गया दोस्तों, जिससे तब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद वो हुआ कि मध्यवर्ती भाग में उसके क्या आने लगा, उभार आने लगा, जिस कारण से उसका ऊपरी भाग जो था वह निरंतर शीतल होने के कारण घना हो गया था। यानी कि जब ये अंदर वाला भाग भारहीन हो गया था और ऊपर वाला भाग निरंतर, मैंने भी बताया यहाँ ऊपर की शीतल होने के कारण, यानी कि जब जैसे जैसे शीतल होना है तो शीतल होने के कारण वो कैसा हो रहा था दोस्तों, घना हो रहा था, और ये अंदर वाला भारहीन हो रहा था। यानी कि ये इससे डिफरेंट हो गया और ये इससे अलग डिफरेंट हो गया, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न होने लगी दोस्तों। ऐसा ही तो है कि ये मतलब भारहीन हो गया और ये निरंतर घना होता जा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते चले जा रहे हैं। तो वही है कि ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण, यानी कि आउटर भाग क्या है, निरंतर शीतल होने के कारण घना हो गया, जिससे वह निचली भाग के साथ भ्रमण गति नहीं कर सकता था। यानी कि उसका जो आंतरिक भाग था दोस्तों वो तो भारहीन था, लेकिन जो आउटर भाग था वो कैसा था, वो शीतल होने के साथ साथ घना होता चला जा रहा था, जिस कारण से वो जो दोनों साथ साथ भ्रमणगति नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। जिस कारण से दोस्तों उसके वाह्य भाग के शीतल, यानी कि वाह्य भाग के शीतल और सिकुड़ते मध्य भाग से, यानी जो उसका वाह्य भाग था दोस्तों, आउटर एरिया था, वो कैसा होता जा रहा था दोस्तों, तो वो शीतल होता जा रहा था, और जो उसका भारहीन मध्य भाग था वो कैसा होता जा रहा था, वो दोस्तों सिकुड़ता जा रहा था, यानी कि सिकुड़ते मध्य भाग से। अब यानी कि आउटर उसका एरिया शीतल था और जो आंतरिक एरिया इंटरनल एरिया था वो दोस्तों कैसा होता है, सिकुड़ता जा रहा था। इस कारण से वो एक छल्ले के रूप में, जो आंतरिक भाग था दोस्तों वो एक छल्ले के रूप में पृथक हो गया, यानी कि उस निहारिका से, उस नेबुला से क्या हो गया दोस्तों, अब वो पृथक हो गया, यानी अलग हो गया। तो दोस्तों जो मतलब छल्ला अलग हुआ था वह अब छल्ला उसी निहारिका का क्या दोस्तों क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा, यानी कि उसके चारों ओर क्या करने लगा दोस्तों, घूमने लगा। वही कह रहे हैं कि उस निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे दोस्तों जो वह छल्ला था, यानी कि ये एक ही तो छल्ला था दोस्तों, अभी इस निहारिका से एक ही तो छल्ला निकला है, इसके चारों ओर इसे चक्कर लगाने लगा। तो दोस्तों जो ये छल्ला था, अब यह छल्ला 9 भागों में, यानी कि जो ये पिंड था दोस्तों, ये पिंड अब ये दोस्तों कितने भागों में विभाजित हो गया, 9 भागों में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि 9 भागों में ये विभाजित हो गया दोस्तों। कि ये जो छल्ला था, एक छल्ला था दोस्तों जो निहारिका के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, अभी ये कितने भागों में, अभी ये 9 भागों में विभाजित हो गया, यानी कि 9 छल्लों में विभाजित हो गए। अब ये जो 9 छल्ले अलग अलग हुए दोस्तों, ये जो 9 छल्ले अलग अलग हुए, तो ये मतलब जो 9 छल्ले अलग हुए, इन्होंने किसका रूप धारण कर लिया, यानी कि किसका रूप, एक गर्म वायव ग्रंथ का, यानी कि ये एक गर्म वायव ग्रंथ का रूप इन सभी ने, यानी कि 9 छल्लों ने धारण कर लिया, यानी सभी छल्लों ने एक गर्म वायव ग्रंथ का रूप धारण कर लिया दोस्तों, जिस कारण से अंततः जाकर ये कैसे हो गए, शीतल हो गए दोस्तों, यानी कि गर्म हुए, उसके कुछ देर बाद वही प्रोसेस चला, यानी कि उसका आउटर एरिया शीतल होने लगा, जिस कारण से ये पूर्ण रूप से शीतल हो गए, और शीतल होकर कैसे ग्रह बन गए दोस्तों, एक ठोस ग्रह बन गए, यानी कि सॉलिड प्लैनेट बन गए। तो दोस्तों यानी कि ग्रह का तो निर्माण होगा, जिससे वो 9 ग्रह अलग अलग तो बन गए, लेकिन दोस्तों जो निहारिका यानी कि नेबुला था, यानी कि जो मौलिक निहारिका या मूल निहारिका था दोस्तों, अब वो किस में बदल गया, जिससे 9 छल्ले अलग हुए थे, जिससे एक छल्ला दोस्तों निकला था जो 9 छल्लों में विभाजित हुआ था। तो वो दोस्तों जो मौलिक निहारिका था वो किस में बदल गया, सूर्य में बदल गया दोस्तों। यानी कि ये निहारिका था और ये दोस्तों ये छल्ला था, तो छल्ले तो 9 भाग में हो गए, यानी कि 9 ग्रह बन गए इसके चारों ओर। और दोस्तों जो ये मूल निहारिका था ये किस में बदल गया, तो दोस्तों ये बदल गया सूर्य में, यानी कि सन में बदल गया। अब दोस्तों यही प्रोसेस यानी कि यही क्रिया हमारे इनमें भी चली, यानी कि ग्रहों में चली। तो ग्रहों में यही सेम प्रोसेस हुआ, जिससे उपग्रह यानी कि ग्रहों में भी केंद्रापसारित बल लगा और उसके बाद में उससे छल्ले अलग हुए, जिस कारण से उसके उपग्रह बने। तो वही प्रक्रिया दोस्तों इसमें भी हुई, जिस कारण से ग्रहों में उपग्रह बने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा,
अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।